सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज अपन करने वाले हैं लाइट का सेकंड पार्ट, डेट इज रिफ्रैक्शन का शुरुआत। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन का सब कुछ देख लिया। नाउ आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यार बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज का सेशन को शुरू करते हैं। बट यार शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 है ये, जो कि फिजिक्स का पार्ट है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर दो पार्ट में है। रिफ्लेक्शन तो हमने पूरा खत्म कर दिया, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है, और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले टॉपिक अपन देखते हैं इस सेशन में पढ़ने क्या वाले। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको समझेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझेंगे, साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक को अपन इस सेशन में करने वाले हैं। सो यार अपन स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से। तो देखो यार, रिफ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से ही आप समझ सकते हो। दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। है ना, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो आपको एक बेंडिंग देखने को मिलेगा। लाइट का जो एक्चुअल जो पोजीशन है उससे हट के एक एपरेंट पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज लाइट क्या है, बैंड हो गई है जब भी वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो ठीक है, उसी फिनोमिनन को अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये होता क्यों है ना, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो यार, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा मीडियम्स को समझते हैं, मीडियम क्या होता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बाद में लिखेंगे। एक फिगर बना, ये ग्लास स्लैब है ना, क्या है ये, ग्लास का एक स्लैब है। हम जानते हैं ये सॉलिड होता है, और ये मान लेते हैं ये ऊपर क्या है, इसके ऊपर एयर है, वी नो, जो कि गैस होता है ना। और हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, पूरे में। इतना चीज़, ये सब चीज़ें ऑलरेडी बेसिक साइंस है, आपको पता होगा। तो यार देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर है। सो एयर जो है वो फर्स्ट मीडियम कहलाएगा। जो केस लिए हैं, एयर और ग्लास का केस ले रहे हैं, तो एयर हमारे लिए फर्स्ट मीडियम है और ग्लास हमारे लिए सेकंड मीडियम कहलाएगा। ठीक है, अब एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, सो ऐसे मीडियम को अपन रेयर मीडियम कहते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं। और चूंकि एज कंपेयर टू एयर जो ग्लास है उसके मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज हैं, सो एज कंपेयर टू एयर ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि एज कंपेयर टू एयर, अब ये जरूरी नहीं है हमेशा आपको यही केस मिले एयर और ग्लास का। आपको क्या मिल सकता है, आपको वाटर और ऑयल का केस मिल सकता है, तो वाटर इसमें रेयर हो जाएगा, ऑयल ज़्यादा विस्कस होता है ना, तो वाटर इसमें रेयर हो जाएगा, ऑयल आपका डेंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से एयर और ग्लास का, तो एयर आपके लिए रेयर हो जाएगा, ग्लास ज़्यादा डेंस है तो डेंसर हो जाएगा। ऐसे ही लिखते हैं एयर और वाटर का लेते हैं, है ना, तो एयर एज कंपेयर टू वाटर, एयर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर दूर हैं, सो एयर इज़ अ रेयर मीडियम, है ना। एंड वाटर एज फॉर दिस केस वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम, है ना। तो ये केस पे डिपेंड करता है, जो जिसके मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा क्लोज होंगे यानी उतना डेंस मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़ इलाका। अपन बोलते हैं ना ये बहुत घना फॉरेस्ट है, घना फॉरेस्ट यानी डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या, उसमें एकदम घना, उसमें ज़मीन दिख ही नहीं रहा, इतने पेड़ पौधे हैं कि ज़मीन दिख नहीं रहा, इतना घनापन है। तो यार सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोज्ड रहते हैं, है ना, उसमें स्पेस ही नहीं रहता है, सो वो डेंस हुआ। तो इस केस में अब एयर और वाटर के केस में क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, है ना। सो वाटर इज अ डेंसर एंड एयर इज अ रेयर मीडियम। तो ये रेयर और डेंसर मीडियम क्लियर हो गया, मीडियम क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। नाउ अब देखो यार, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं, बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी चीज़ को समझते हैं, लाइट को समझते हैं जरा, लाइट को समझते हैं। तो यार लाइट की मैक्सिमम स्पीड कब होती है, लाइट की मैक्सिमम स्पीड कब होती है, बताओ भाई। लाइट सबसे मैक्सिमम स्पीड पे
कब दौड़ता है, किस केस में दौड़ता है और कितना है। तो लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो वैक्यूम में होती है। किसमें होती है? वैक्यूम में, जहाँ पे एक भी पार्टिकल्स नहीं हो, एयर का कोई पार्टिकल्स ही ना हो, ठीक है, वैक्यूम में। और इस केस में लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। तो देख रहे हो लाइट की स्पीड क्या है। तो अपन इसी, सही बात है, अपन यही कहते हैं लाइट, अगर आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा अगर स्पीड से दौड़ पाते हो या आपकी कोई डिवाइस चल पाती है, दैट मीन्स आप फ्यूचर ट्रेवल कर सकते हो। ऐसा अपन साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन वाले लोग कहते हैं। अब रियल है कि नहीं वो तो पता नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने लाइट की स्पीड से, इसी कोई डिवाइस बनी नहीं जो लाइट की स्पीड से चल सके, है ना। तो देख रहे हो वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है। यही जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, एयर में आती है, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। मान लेते हैं 3 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड होती है, लाइट की स्पीड कम हो गई। अब ये जब ये पानी में जाएगा, ये लाइट जब पानी में जाएगा तो पानी थोड़ा सा और ज़्यादा डेंस है, उसके मॉलिक्यूल्स और थोड़ा ज़्यादा डेंस हैं, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे लाइट को ट्रेवल करने में। तो लाइट की स्पीड क्या होगी? बाधाएं ज़्यादा आएंगी तो वो और स्लो हो जाएगी। दैट इज़ 3 × 10, है ना, मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो जब भी मीडियम चेंज, वैक्यूम में लाइट सबसे तेज चलती है, एयर में थोड़ी सी कम हो गई, वाटर में और कम हो गई, इसी तरीके सॉलिड में और कम हो जाएगी, ग्लास में और कम हो जाएगी। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? लाइट जब भी मीडियम को चेंज करती है ना, लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है? उसकी स्पीड स्लो होती है। और किसी भी चीज़ की अगर स्पीड स्लो हो रही है, इसका मतलब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेट वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाना, इस देखो ये लाइट आ रही है फर्स्ट मीडियम से, जाना चाहिए इसको कहाँ? इधर, बट ये इधर ना जाके ये लाइट इधर की तरफ चली जाती है, इतना ज़्यादा ये बैंड कर रही है। तो एक फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट जा रही है, तो ये जो बैंडिंग इफेक्ट हमको दिखता है बिकॉज ऑफ लाइट की स्पीड स्लो या ज़्यादा होने से, ठीक है। तो ऐसे फिनोमिनन को ही अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप यार आपको रिफ्रैक्शन के सारे टर्म्स, जो चीज़ें मैंने बताया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। तो वही देखो ये चीज़ें लिखा है, बैंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है, लाइट रे का बैंड होना व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड में चेंजेस होता है तो डायरेक्शन भी चेंज होगा, जिसकी वजह से बैंड होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शन, क्यों होता है भाई रिफ्रैक्शन? बिकॉज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से, कम ज़्यादा होने की वजह से ये बैंडिंग इफेक्ट दिखता है। कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। आप स्विमिंग पूल है ना, मान लीजिए स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में आप खड़े हो, है ना, ये स्विमिंग पूल में आप खड़े हो, आपने छलांग लगाया, तो कभी कभी क्या लगता है कि यार ये तो जमीन, स्विमिंग पूल का जो बॉटम है, जो बॉटम लेवल है, लगता है ये वो तो बड़ा कम है। अपन आप जब उतरते हो तो पता चलता है गले तक पानी चढ़ गया। तो आपका दिमाग क्यों, अंदाजा क्यों नहीं लगा? आपको दिख नहीं रहा है क्या? आपको दिख रहा है ना। तो ये जो भ्रम हुआ, आपको दिख रहा है कि अरे ये तो लग रहा है इतना ही ज़मीन है, इतना ही पानी है, जब कूदे उसके अंदर तो पता चला कि पानी यहाँ तक चला गया। बिकॉज ऑफ वाट? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसी तरीके से आप ये फिगर देख लो, अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। तो देखो ये मान लो ये आप ग्लास लें, ये ग्लास में पानी भर लिया, और पानी भरने के बाद मैंने क्या किया, एक पेंसिल को डाला। पेंसिल डालने के, पेंसिल तो ऐसा तो है नहीं, जादू तो होगा नहीं, पेंसिल को डाला तो पानी में तो पेंसिल बैंड हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि पेंसिल सॉलिड स्टेट में है। उसके बाद आप जब देखोगे, ग्लास का आप ले लो, ग्लास ले लो, है ना, उसमें पानी भर के देखोगे तो देखोगे कि एक्चुअल पोजीशन तो पेंसिल की ऐसी है, बट पेंसिल जो है वो कुछ इस बैंड इस तरीके से आती है, और इस तरीके से देखो पेंसिल की बैंडिंग इस तरीके से दिखता है। ये बैंडिंग क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट, अब ये वाटर है, ये एयर है, तो लाइट एक मीडियम से, अभी पेंसिल पे लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने के बाद ये पेंसिल आपकी आंखों में जाएगी, तब तो दिखेगा आपको। तो जब ये लाइट पेंसिल से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों तक जा रही है, उसके बीच में मीडियम है, एक है वाटर मीडियम और दूसरा है एयर मीडियम। तो जाहिर सी बात है वाटर से एयर में जाएगा तो कुछ बैंडिंग होगा, और बैंडिंग होने की वजह से आपको पेंसिल थोड़ी सी ऊपर की ओर इस तरीके से बैंड दिखती है। इसी फिनोमिनन को अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो बैंडिंग ऑफ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन, अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब देखो यार, ये जब लाइट हमारी, ये तो हमने समझ लिया कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड होती है, लेकिन किधर की ओर बैंड होती है यार?
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे है, इफ लाइट एंटर्स एनी सब्सटेंस विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच एज फ्रॉम एयर टू ग्लास इट स्लो डाउन द लाइट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। तो क्या कह रहा है, एयर से ग्लास में, यानी जब भी लाइट रेयर मीडियम से ठीक है, लाइट रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जब भी लाइट जाती है, डेंसर मीडियम में जब भी लाइट जाती है, ठीक है, तो वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। किसकी ओर? नॉर्मल की ओर। नॉर्मल जो लाइन होती है ना, उसकी तरफ बेंड होती है। और उसी का अपोजिट, व्हेन द लाइट ट्रेवल एंटर इनटू अ सब्सटेंस विथ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच एज वाटर से एयर में, इट स्पीड्स अप, उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। द लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। इसका मतलब क्या हो, जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो उसकी स्पीड बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है? बेंडिंग कहाँ होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर की ओर लाइट जाती है। ठीक है, याद रखना ना। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो कितना हुआ? लेटरल डिस्प्लेसमेंट अभी अपन पढ़ के बताएंगे। जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, अपन पहले इसको समझ ही लेते हैं। देखो यार, ये फिगर मैं बना के बता रहा हूँ, मैं बना के आपको बताता हूँ। देखो, मैं एयर बना रहा हूँ, ठीक है, एयर दैट इज़ द फर्स्ट मीडियम, और ये मैं बना रहा हूँ ग्लास का एक स्लैब। ये है ग्लास स्लैब दैट इज सेकेंड मीडियम, और फिर से इधर एयर है तो फर्स्ट मीडियम। ठीक है, एयर, बीच में ग्लास, एंड देन अगेन एयर। तो एयर एज कंपेयर टू ग्लास, एयर जो है वो रेयर मीडियम है, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, एंड अगेन जो एयर है वो रेयर मीडियम है। ठीक है, दिख रहा है? अब देखो, मान लीजिए एक लाइट, यहाँ सन है या टॉर्च आपने लगाया, एक लाइट आई, यहाँ से एक लाइट आई लाइक दैट। ठीक है, आने के बाद ये लाइट कहाँ गई? इसको, लाइट को जाना चाहिए किधर? इस तरफ, लाइट को जाना चाहिए इस तरफ। अब जिस पॉइंट पे टकराई, ये सरफेस है ना, ये सरफेस ए और बी, इस सरफेस पे आके लाइट टकराई है, तो ये इस सरफेस से एक नॉर्मल लाइन बना लेते हैं, दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? बता चुका हूँ, सरफेस से परपेंडिकुलर जो रहता है 90 डिग्री बनाता है, उस लाइन को ही नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो लाइट जानी चाहिए इधर की ओर, बट लाइट क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास में आ रहा है, यानी रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, तो बैंड जो लाइट है वो बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बैंड करती है। तो नॉर्मल किधर है? ये रहा। तो लाइट इधर की ओर क्या होती है? बैंड होती है, यानी नॉर्मल की तरफ बैंड करती है। क्लियर हो गया ना? अब ये जब बैंड होने के बाद ये लाइट सी और डी सरफेस पे आके टकराई, सी डी सरफेस पे टकराई, है ना, तो यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, यहाँ पे एक और नॉर्मल बना लेते हैं, जिसको नाम देते हैं, ये N1 था और ये था N2, है ना। तो अब देखो, इस केस में अब लाइट क्या, डेंसर, ग्लास से निकल के एयर में जा रही है, तो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, इट मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, है ना। तो लाइट को जाना किधर चाहिए था? इधर, है ना, बट ये जाएगी किधर? नॉर्मल से दूर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में काफ़ी बार ये डायग्राम पूछा गया है। ठीक है, तो यार इसको अच्छी तरीके से रट लेना, ठीक है, और समझ लो, रटना क्या है समझ लो यार, देखिए तो फिनोमिनन है। आई होप यार ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अब ये फिगर को देख लो, इस फिगर को देखो, तो ये देखो इंसिडेंट रे हैं, ये क्या है? ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये लाइट आ रही है, यहाँ तक आई, है ना। अब एयर से ग्लास में जा रही हैं, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। जाना चाहिए था इधर, इस लाइट को एक्चुअल में डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करें तो इस लाइट को जाना चाहिए था इधर की ओर, बट ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। नाउ अगेन इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे लाइट डेंसर से रेयर में आ रहा है, तो ये नॉर्मल से दूर बेंड हो गया, है ना। तो ये देखो, एक्चुअल में लाइट जो आ रही थी, उसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, इधर की ओर, है ना, इधर की ओर। और बट निकली जो फाइनल तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मीडियम, दैट डिस्प्लेसमेंट को अपन लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
ठीक है। और ये रेटिकुलर डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये स्लैब की कुछ थिकनेस होगी, है ना, इस स्लैब की कुछ थिकनेस होगी, तो उस थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यार इस चीज़ को एकदम अच्छे से याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है यार, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, 2 लॉज थे, यहाँ भी 2 लॉज हैं। पहला लॉ जो हमने उसमें पढ़ा था वही है दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखो जैसे ये ग्लास है ना, ये ग्लास स्लैब है, तो ये इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये ठीक है, ये मैं लिखता हूँ इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्रैक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड, ये तीनों जो हैं एक सेम पॉइंट पे लाई करती हैं। यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या कहता है ये स्नेल्स लॉ, कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, याद रखना आगे, फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, है ना। तो देखो क्या है भाई, ये आई और साइन देखो ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे आ रही है, तो नॉर्मल से इसने एंगल बनाया, एंगल आई, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, तो नॉर्मल से जो एंगल बना है एंगल आर, दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना। तो ये एंगल और इन एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही होता है हमारे स्नेल लॉ। अब ट्रिग्नोमेट्री का साइन जो है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्म है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो होता है ना। अब मान लीजिए 30 आई, एंगल आई जो है वो 30 डिग्री है ना, और एंगल आर जो है मान लीजिए वो 40 डिग्री है। तो क्या हुआ, अपन स्नेल लॉ से इसको कैसे लिखेंगे, साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री, और इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ लिए होगे देन आपको ये इसकी वैल्यू निकालने बड़े आराम से आ गया होगा, नहीं तो वेट करो, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक तो है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखना साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसे हम एन भी कहते हैं, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब थोड़ा सा समझते हैं, क्या है भाई, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जैसे देखो मान लो ये ग्लास का स्लैब है, तो लाइट की स्पीड एयर में दूसरे अलग होगी, लाइट की स्पीड जो ग्लास में हो वो अलग होगी, तो इन दोनों का रेशियो एयर और ग्लास में, ठीक है, एयर में लाइट की स्पीड दैट इज c और ग्लास में लाइट की स्पीड v, इन दोनों का जो रेशियो है वही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे अपन मीडियम से इसको समझते हैं, मीडियम से समझते हैं। जैसे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका याद रखना है। आगे देखो इसको ध्यान से, है ना। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इसको ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नाउ क्या होता है फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट किया जाता है, एंड दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसका याद रखना। अब देखो नाउ n, कभी कभी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इस तरीके से भी देखे होंगे, है ना, n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/1 इस तरीके से, है ना, जिसका होता है v1 अपॉन v2, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है ना। एक और होता है आप देखे होंगे n12, दैट इज v2 अपॉन v1, ये भी फॉर्मूला देखे होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ये n21 और n12 का क्या मतलब हुआ, बहुत बच्चे इस चीज़ को कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यार ये क्या है, पूछ किया, n21 का मतलब है कि मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम बात करते हैं ना, तो हम एक रिलेट करके, किसी सिंगल बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है ना, हमेशा उसके कंपेयर में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हम सिर्फ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेयर में, एयर और ग्लास के कंपेयर में ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, एयर और ग्लास के रिप्रेजेंट में एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे को रिलेट करके बनता है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ N21 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो कंपेयर टू एयर, है ना। और N12 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ पे एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो कंपेयर टू ग्लास के, है ना। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे तो यार ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं समझ पाओ इस चीज़ को, तो नहीं समझ पाओगे तो आपने गलत रख दोगे। मान लीजिए पूछा है N12 और आपने फार्मूला रख दिया V1/V2, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिप्रेजेंट में, उसको ही अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम जो देख रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमेशा वाटर और एयर के बीच में, वाटर और ग्लास के बीच में, ऑयल और वाटर के बीच में, इस तरीके से रहता है। बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमेशा एयर या वैक्यूम के रिप्रेजेंट में ही हम कैलकुलेट करते हैं, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको अपन C से डिनोट करेंगे, ठीक है, एयर, स्पीड इन एयर, ठीक है, अपॉन V, दैट इज V यानी मीडियम में लाइट का स्पीड, मीडियम स्पीड मतलब समझा, मीडियम में लाइट का स्पीड, मीडियम लाइट स्पीड, ठीक है। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, है ना, याद रखना। नाउ इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम, अगर मीडियम 1 जो है, दो मीडियम होते हैं, तो एक 1 जो है अगर एयर है और सेकेंड कुछ भी हो, ग्लास हो या जो भी हो, इन दैट केस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। एंड द इफ मीडियम 1 नो ओके इफ मीडियम 1 वैक्यूम हो रहा है, ठीक है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बताया किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछ रहा है आपसे बट एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, देन ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। नाउ तो इसका फॉर्मूला देखो, ये है C/V, जो मैंने आपको ऊपर लिख के बताया है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, याद रखना। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ गिवन पेयर। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था स्नेल्स लॉ में sin I अपॉन sin R इज ऑलवेज कांस्टेंट, उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। नॉट लाइक दैट, सॉरी नॉट लाइक दैट, लाइक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 2 मल्टीप्लाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। अब अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 का पूछे हो और आपके पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, 1 से उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर देना है, तो आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब देखो, अब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। मटेरियल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडिया, ठीक है, ये सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1.003। आइस का एयर के रिप्रेजेंट में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.31, वाटर का 1.33, इस तरीके से। और सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का विथ रिस्पेक्ट टू एयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज 2.42। तो सबसे कम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और सबसे ज़्यादा डायमंड का होता है। तो देखो यार, ये जो टेबल है आपके एनसीईआरटी बुक में, ये टेबल मिल जाएगा, आप देख सकते हो।
मेरे हिसाब से मैं कुछ का नाम बता रहा हूँ जिनको आप जरूर याद कर लो, जो कि फ्यूचर में काफ़ी काम करेगा आपके क्वेश्चंस में। एक तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लो, दूसरा डायमंड का याद कर लो, तीसरा आइस, वाटर और एल्कोहल का याद कर लो, है ना। उसके बाद और किसी का, और क्राउन ग्लास, बस ये एक एयर, आइस, वाटर, एल्कोहल और डायमंड, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस आप याद कर लो, बहुत है, क्योंकि क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बन के आते हैं, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आज के लेक्चर में अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यार आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और कहीं भी डाउट वगैरह आता है तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।